पिछले वीडियो तक हम लोग डार्विनियन स्टैट्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें तत्वों को वर्गीकृत करने का काम किया गया उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, लेकिन इस लॉ का एक लिमिटेशन था, जिसमें सभी तत्वों को, जितने भी तत्व उस टाइम तक हम जानते थे, उस सभी तत्वों को वर्गीकृत न कर पाना। तो इसके बाद न्यूलैंड नामक केमिस्ट ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया, जिसको हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। क्या है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, देखते हैं। तो इन्होंने अपना तत्वों का वर्गीकरण करने का कार्य 1865 में किया था, जिस समय तक हमें 56 तत्वों की जानकारी थी। ठीक है, 56 तत्वों की जानकारी थी 1856 ईस्वी तक, 1865 ईस्वी तक 56 तत्वों की हमें जानकारी थी। इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तत्वों को वर्गीकृत करने का काम किया। इन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सभी तत्वों को बढ़ते क्रम में सजाए। न्यूलैंड ने सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए। 7 ग्रुप में सजाया गया। ठीक है, कितने ग्रुप में? 7 ग्रुप में सजाया गया। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। हाइड्रोजन से शुरू किए, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखें। फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये सभी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। ठीक है, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इसके बाद भी तत्वों को रखा गया। अगर हम कुछ तत्व लिखें तो उसके बाद था Cr, Ti, Mn, Fe। इस तरह से तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया। तो ये था न्यूलैंड के द्वारा तैयार किया गया टेबल, जिसमें तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया। और ये कहा गया, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो अगर किसी भी तत्व से हम लोग स्टार्ट करेंगे, किसी भी तत्व से शुरू करेंगे, मान लेते हैं अगर हम लोग लिथियम से शुरू किए, तो लिथियम से अगर काउंट करना शुरू करेंगे तो यहाँ से जो 8वां तत्व आएगा, मीन्स 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें तत्व का जो गुण होगा, ये पहले तत्व मीन्स लिथियम के समान होगा। मीन्स सोडियम का जो गुण होगा वो लिथियम के समान होगा। ये दोनों समान गुण वाले होंगे। मेनली उनके बोलने का मतलब, एक ग्रुप में जितने भी तत्व हैं, इन सब का गुण एक दूसरे के समान है। ये सभी समान गुण वाले हैं, ये सभी समान गुण वाले हैं। इन सब का गुण, तीसरे ग्रुप में जितने भी तत्व हैं, ये सभी समान गुण वाले हैं। ठीक है, एक ग्रुप के जितने भी तत्व हैं, इन सब का गुण एक दूसरे के समान है। अर्थात स्टेटमेंट को हम लिख दिए हैं, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए, तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर जो 8वां तत्व आएगा, उनका गुण पहले तत्व के समान होगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम यहाँ बोरॉन से काउंट करना शुरू करें, तो बोरॉन से 1 2 3 4 5 6 7 8। एल्यूमिनियम का जो गुण है वो बोरॉन के समान होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम और बोरॉन, इन दोनों का गुण समान होगा। तो ये था उनका स्टेटमेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं, सारे गामा सा रे गा मा पा धा नी। देखो, सा रे गा मा पा धा नी, इसके बाद फिर से क्या आता है? सा, मीन्स 8वां जो सुर होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां सुर जिस तरह पहले के समान होता है, उसी तरह 8वां तत्व जो होगा उसका गुण पहले के समान होगा। जैसे संगीत के स्वर में जैसे 8वां स्वर पहले के समान होता है, उसी तरह न्यूलैंड के दिए गए लॉ में 8वां तत्व का गुण पहले के समान होगा। ये है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसमें भी एक लिमिटेशंस, जो सबसे बड़ा लिमिटेशंस आया वो था, फर्स्ट जो लिमिटेशन था, ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये सिर्फ कैल्शियम तत्व तक ही लागू हो पाया। यहाँ जो कैल्शियम दिख रहा है, ये कैल्शियम तत्व ही तक ही लागू हो पाया। मीन्स ये बोला गया कि जैसे इस तीसरे ग्रुप में इन सभी तत्वों का तो गुण समान हो रहा है, लेकिन अगर चौथे में आ जाए तो बोरॉन और एल्युमिनियम का गुण तो समान है, लेकिन Cr का गुण इन दोनों के समान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो लॉ है, ये कैल्शियम तत्व तक ही लागू हो पाया। इसके बाद के तत्वों पर ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, न्यूलैंड लॉ है, ये लागू नहीं हो पाया। मीन्स अधिक परमाणु द्रव्यमान,
इन सब का परमाणु द्रव्यमान से इसके आगे का जो तत्व होगा ऑफकोर्स उसका परमाणु द्रव्यमान अधिक होगा, तो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर ये लॉ जो है लागू नहीं हो पाया। इसको लिखेंगे, तो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हो पाया, सिर्फ कैल्शियम तत्व तक ही नियम लागू हो पाया। दूसरा जो लिमिटेशन था वो है, देखो उस समय तक निष्क्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी। निष्क्रिय तत्व क्या होता है ये हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। निष्क्रिय तत्वों की खोज हो जाने के बाद ये देखा गया कि 9वां तत्व पहले के समान होता है, न कि 8वां। जैसे कि निष्क्रिय तत्व के आविष्कार हो जाने के बाद एक ग्रुप और होना चाहिए था, ठीक है। निष्क्रिय तत्व के आविष्कार हो जाने के बाद एक ग्रुप यहाँ पे और होना चाहिए था, जिसके बाद ये बोल सकते थे कि 9वां तत्व पहले के समान होता है, न कि 8वें का तत्व का गुण पहले के समान हो, ठीक है। 9वें तत्व का गुण पहले के समान होगा, न कि 8वां। तो ये भी एक लिमिटेशन था। तो निष्क्रिय तत्वों का आविष्कार होने पर 9वें तत्व का गुण पहले के समान होगा, न कि 8वां। एक और लिमिटेशन था, देखो उस समय क्या हो रहा था, प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ नए तत्वों की खोज होते जा रही थी। तो उस जो नए तत्वों की खोज हो रही थी उसको भी इस टेबल में कोई जगह नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये भी एक लिमिटेशंस बोल सकते हो कि बाद के तत्वों की जो खोज हुई उसका कोई स्थान ना देना, बाद के तत्वों की खोज का कोई स्थान ना दे पाना। तो इसके बाद जिस वैज्ञानिकों तो ये लिमिटेशंस था, इस लिमिटेशंस को तो दूर करना पड़ेगा। तो इसके बाद जिस वैज्ञानिक के नियम के बारे में पढ़ेंगे वो है मेंडलीव, जिसे हम मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये उस समय का सबसे सफल वर्गीकरण माना जाता है, जो कि 1869 ईस्वी में हुआ था। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।